स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, बिजनेस की सराउंडिंग। तो बिजनेस की सराउंडिंग में दो चीज़ें आती हैं, हमेशा याद रखना। एक इंटरनल फैक्टर, ठीक है, एक आते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, कोई मशीनरी है, कोई उनकी पॉलिसीज़ हैं, कोई ऑब्जेक्टिव है जिनकी वजह से या मुझे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ठीक है, या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो कुछ ना कुछ तो है ना विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे आ जाएंगे इंटरनल। दोबारा बोल रही हूँ, पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव्स, और हमने बात करी थी एम्प्लॉयज़ की, मटेरियल की, मशीनरी की, वो सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। और बिजनेस की सराउंडिंग यानी कि बिजनेस के बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, लीगल अथॉरिटीज़ हो गई, पब्लिक हो गई। तो ये सारे लोगों की वजह से भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे या तो फ़ायदा हो सकता है या मुझे नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, पहले तो ये समझ में आ गया ना कि एक तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ हमारे फैक्टर्स हैं, एक आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कुछ फैक्टर है। दूसरी बात, अब उनका कोई ना कोई इफ़ेक्ट बिजनेस पे पड़ सकता है। लेट्स सपोज कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कि अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरी जो कॉस्मेटिक की शॉप थी, और बाहर से जो ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करी, बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रही हूँ, कि बाहर से जो पब्लिक थी उनकी डिमांड चेंज हो गई, उनको वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं जो मैं बेच रही हूँ, क्योंकि बहुत और सारी क्रीम या BBS इसी जितनी भी क्रीम्स हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, तो उन्होंने मेरी चीज़ लेनी बंद कर दी। अब बाहर कस्टमर्स की वजह से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से मुझे क्या हुआ, लॉस, या मेरी चीज़ें नहीं बिकी, या हो सकता मुझे प्रॉफिट भी होता। तो इस चीज़ के बारे में हमने स्टडी करना है कि हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उनमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं जिनकी मतलब जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली, वो तो अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है जी। सो डायमेंशंस को कंपोनेंट्स मार्क कर लेना, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को इटसेल्फ अकेला भी आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ आप लोगों को बीच में से बोल सकते हैं कि कोई दो जो है फैक्टर्स उनको जो एक्सप्लेन कर दो, या इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है। तो कुछ भी इसकी मतलब कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है आने की। अब बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ पे लिख दिया है कि सराउंडिंग है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो ओवरऑल क्लाइमेट है क्रिएटेड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है जी। तो इसको मार्क ज़रूर करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो मैं सिर्फ किसी एक चीज़ की बात नहीं करूँगी, मैंने दोनों चीज़ों को स्टडी करना है, ठीक है जी। आगे इन्होंने लिखा है, डेफिनेशन दी है, आप पढ़ लेना, कोई भी दो डेफिनेशंस हैं, आपको जौन सी इजी लगेगी वो पढ़ सकते हो आप लोग, कि जो भी है आप लोग, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ दोज इनपुट टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्ट ग्रुप्स। कि बिजनेस और इन्वायरमेंट जो है वो सम टोटल ऑफ, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अब ये देखो, ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, इंटरेस्ट ग्रुप मतलब जिनका मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लेना देना है, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, सप्लायर्स, कस्टमर, सब कुछ आ जाएगा। सो सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जो बिजनेस को ओवरऑल इन्फ्लुएंस करा जाता है, करते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, सेवरल ग्रुप्स। तो वो सब कुछ जो है बिजनेस इन्वायरमेंट में आएगा, ठीक है जी। सो बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़। मैंने अभी बोला कि बाहर जो इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे कस्टमर है, चाहे उनकी डिमांड है, चाहे गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज़ हैं, या तो मुझे क्या होएगा, फ़ायदा, जिसके लिए इन्होंने अपॉर्चुनिटी वर्ड यूज़ करा है, या मुझे होएगा नुकसान, बैरियर्स, प्रॉब्लम क्रिएट करी जाएगी। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुई थी, देन GST हुआ था, फ़ायदा हुआ था कुछ लोगों को, पर काफ़ी लोगों को उसका नुकसान भी हुआ था इनिशियली। तो इसलिए इन्होंने लिखा कि आपको पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। बट आगे इन्होंने लिख दिया है, सम कंपनीज में यूज़ द इन्वायरमेंट इन देयर फेवर, मतलब कुछ तो अपने फेवर में ले लेते हैं, उनको प्रॉफिट हो जाता है, वाइल अदर्स मे नॉट बी सक्सेसफुल इन टेकिंग इट्स एडवांटेज, वाइल कहते हैं जो बाकी हैं उनको उतना एडवांटेज नहीं हो पाता, ठीक है जी। सो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिए,
एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, 2 पेजेस पे कंप्लीट करी होगी। सम इंडस्ट्रीज लाइक टेलीकॉम इंश्योरेंस हैव बेनिफिटेड फ्रॉम लिबरल पॉलिसी ऑफ अलाउइंग foreign direct investment, while these investments have been limited to a certain percentage only as per latest government policy. These have brought new opportunities for the business. तो कहते अब जो कोई कंपनीज हैं जिनकी वो भी बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि कुछ जो जैसे कहते लिबरल पॉलिसी का मतलब ये होता है आज़ादी दे दो कि बाहर से भी आप पैसा मंगवा सकते हो, फॉरेन से भी अपना पैसा भी लगा सकते हो। सो इंश्योरेंस कंपनी की वो बात कर रहे थे कि इंश्योरेंस कंपनी से जो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से मंगवा रहे थे उनको जो है बेनिफिट हुआ है, क्योंकि लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली काफ़ी बिजनेस लोगों को जो है उसका फ़ायदा हुआ है। अगर मैं बात करूँ स्मॉल बिजनेस हाउसेस की, यस उनको नुकसान हुआ था, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो मंगवा पाएँ। तो जिन्होंने मंगवा लिया, जो पैसा मंगवा सकते थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी फिक्स एसेट पे, तो कहते हैं कि वहाँ पे उनको तो फ़ायदा हो गया, बाकियों को नुकसान भी हो सकता था, ठीक है। तो जस्ट एक एग्जांपल दी है उन्होंने। सो अभी हम पढ़ रहे हैं डायमेंशंस, ये सारी डायमेंशंस हम लोग पढ़ेंगे। अब इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट लिख दिया है। इंटरनल इन्वायरमेंट में मैंने आपको बता दिया है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ एंड सो ऑन आएंगे। बेसिकली जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर, वो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट जो आउटसाइड बाहर एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। सो फर्स्ट पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, कौन कौन सी, पढ़ना स्टार्ट करिए। विच रेगुलेट रिसोर्सेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम, वेल्थ, सब कुछ। सोशल टचअप की मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया या कम कर दिया, पूरी इकोनॉमी को उससे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बड़ा है या कम हो रहा है, पूरी इकोनॉमी को उसका जो है वो मतलब जो इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। पर कैपिटा इनकम, एक इंसान की इनकम, तो जितनी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है वो पर कैपिटा इनकम उतनी डिक्रीज कर जाएगी, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है, पूरी इकोनॉमी का। तो ऐसे फैक्टर जिनका इफेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली पूरी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, वो चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सबसे पहले नेचर ऑफ इकोनॉमी कैसी है, पॉलिसीज़ आपकी इंडस्ट्रीज़ की कैसी चल रही हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक बात करी है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, कि फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज़ ये बेसिकली गवर्नमेंट की होती हैं रिलेटेड विद एक्सपेंडिचर और इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना पढ़ लो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, डिमांड की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, इनकम पैटर्न की बात करें, पर ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसका गवर्नमेंट जिसका इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। जिनको ऊपर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इतना तो समझ में आ गया ना कि वो सारे फैक्टर जो इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं, अगर वो चेंज हो गए, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, इनकम चेंज हो गई, जीडीपी चेंज हो गई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई, तो पूरी इकोनॉमी सफ़र करेगी या प्रॉफिट में रहेगी। अब यहाँ पे लिखा है द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे पढ़िए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड इनेबलिंग द एंट्री ऑफ बिजनेसमैन टू न्यू फील्ड्स विदाउट हर्डल्स। पहले इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं कि मेन फैक्टर क्या है, जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम हुआ था, अबॉलिश ख़त्म कर दिया गया था, मतलब इसका मतलब ये था कि विदाउट हर्डल, मतलब जब भी आपने कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले रिस्ट्रिक्शंस थी कि ये इंडस्ट्रीज़ ओपन हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, इसी एरिया में हो सकती हैं, वो सारे बैरियर्स थे, हर्डल्स थी। अब कहते हैं आपने क्या कर दी हैं, सारी रिमूव कर दी हैं, उसका अब इकोनॉमी पे क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट वन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हैव लीड टू मैनी न्यू स्कीम्स फॉर डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग। अब बैंक वालों ने क्या कर दिया, बड़ी न्यू स्कीम्स निकाल दी हैं। जैसे पहले आप लोगों की स्कीम्स चलती थी कि 5 साल में पैसा डबल, अब वो एफडी भी लेके आ रहे हैं, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन हो चुका है, मिक्स्ड ऑप्शनल आपके पास भी जो है अकाउंट है, कितनी सारी स्कीम्स आ गई हैं, कितना सारा आप लोगों को वो बेनिफिट देते हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की वजह से बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च करी गई हैं, अगर आपने पैसा लेना है या आगे किसी को देना है।
ठीक है, या तो बैंक में आप डिपॉजिट कराने जा रहे हो या बैंक से आप लेने जा रहे हो, तो किसी भी तरीके से। तो कहते हैं इसकी वजह से ये रिफॉर्म्स जो चेंजेस आए हैं उसका इकोनॉमी पे इफेक्ट है, उसको हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आता है बैंक्स आर ऑफरिंग लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो बहुत ज़्यादा फायदा हो गया कि अगर जो बैंक है वो लोन दे रहा है आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इसका मतलब ये है जो लोग पहले काम नहीं कर पा रहे थे, जो लोग पहले इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, बैंक बोल रही हूँ या कुछ और कोई भी बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे, अब उनके पास क्या आ गया, पैसा। ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा काम करेंगे, डिमांड उनकी बढ़ जाएगी, इकॉनमी को इसका फ़ायदा। ठीक है जी। सो एक उन्होंने किसकी बात करी, इंडस्ट्री की, एक करी बैंक के डिपॉजिट और लेंडिंग स्कीम की, एक करी बैंक के इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, आगे उन्होंने करा है इनकरेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनआरआईज एंड अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब इकोनॉमी को ये फ़ायदा हुआ है, बाहर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की वजह से बिजनेस को क्या फ़ायदा हुआ है कि हम लोग जो है फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। बाहर के लोग जो हैं, ठीक है, अपनी फ्रेंचाइजी ओपन कराना चाहते हैं या इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे कैन इन्वेस्ट। एक और बेनिफिट नेक्स्ट लिखा है गवर्नमेंट हैज़ इन्हांस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज। इकोनॉमी की बात कर रही हूँ ना, पूरी इकोनॉमी को उसका फ़ायदा हुआ या इकोनॉमी की वजह से बिजनेस के ऊपर इफेक्ट हुआ, तो अब उन्होंने लिख दिया फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसा किसको दिया जा रहा है, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो आपकी छोटी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, टाइनी इंडस्ट्री जिनको आप वर्ड यूज़ करते हो, उनको पैसा दो ताकि वो बड़े स्केल के ऊपर ओपन हो जाए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, सो अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है या मैं ऐसा बोलूँ कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसी फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, इसका अल्टीमेटली मुझे क्या है, फ़ायदा। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, सम एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में बात करी है। कौन कौन से एस्पेक्ट की बात करी है जो इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं या एक बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इकोनॉमी, रेट ऑफ ग्रोथ एंड जीडीपी, इन चीज़ों की बात करिए। सो आपने करना क्या है, इन एस्पेक्ट को जस्ट आपने एक बार गो थ्रू होना है। ठीक है, कि अगर कुछ भी इकॉनमी में कोई भी इन्वायरमेंट की मैं बात कर रही हूँ, पब्लिक सेक्टर बीच में आ जाएगा, जो मैंने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी थी, जीडीपी की बात करी थी, पर कैपिटा इनकम की बात करी थी, मैंने रेट्स की बात करी थी, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं तो इनके रिस्पेक्ट जो भी इनके अलावा इनकी पेमेंट होती है, मतलब इंपोर्ट के लिए आप पे करते हो और एक्सपोर्ट के लिए आप रिसीव करते हो, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ, यह पेमेंट आ गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। सो आगे उन्होंने एग्रीकल्चर की बात करी, हमने अभी जो है स्मॉल सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करी थी, वो भी आ गया। अगर आपने कोई पैसा लिया है, बैंक की बात, ठीक है, आपकी लैंडिंग, वो भी बोरोइंग की बात हो गई है। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, नेशनल इनकम की बात भी हो गई है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की भी बात हो गई है। तो मतलब जो चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी हैं उनको इन्होंने यहाँ पे कंसाइज तौर पे लिख दिया है, जिस चीज़ को आप एक बार गो थ्रू हो जाना, इसलिए बोल रही थी। एग्जाम्पल जस्ट उन्होंने नॉर्मल दी है कि आप लोगों की जो कंपनी की जीडीपी थी वो पहले जैसे यूएस डॉलर के अकॉर्डिंगली 480 बिलियन थी। एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पिक्ड अप पेस, सो इंडियन वो जो क्या हो गई, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद वो इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई, 2.3 ट्रिलियन इन 2015। सो ये उन्होंने बात करी थी कि कैसे कैसे रिफॉर्म्स की वजह से आप लोगों की जो इनकम है, जीडीपी है, वो बढ़ रही है। ठीक है जी। सो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सोशल इन्वायरमेंट, सोशल सोसाइटी। ठीक है जी, सोसाइटी में बहुत चीज़ें आती हैं, उनकी प्रेफरेंस, उनकी डिमांड, उनकी लाइकिंग। तो जैसे लोगों की डिमांड, ये सब चीज़ें आपकी चेंज होती जाएंगी। अगर तो आपके फेवर में है तो प्रॉफिट, अगर आपके अगेंस्ट है तो नुकसान। कौन कौन सी चीज़ें हैं, सो इट कंसिस्ट ऑफ सोशल सेटअप, कल्चरल मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, एथिकल वैल्यूज, स्टैंडर्ड ऑफ जो उनका लिंगुअल की बात करी है, लैंग्वेज वगैरह की बात करी है, पॉपुलेशन की बात करी है, इनकम की बात, टोटल सोसाइटी ले लो,
उनकी प्रेफरेंस खाने से लेके, ठीक है, हर चीज़, इनकम तक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। कोई एक चीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं, पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी को उसका क्या है, फ़ायदा, अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, ये मेरे को पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर आपने कहीं पे बिजनेस स्टार्ट करा और वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, चीज़ों की कम हो जाएगी। इनकम अगर लोगों की इंक्रीज करेगी तो डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ना है कि सोसाइटी आपको इफेक्ट करती है। आप यहाँ पे क्या अपने आप को कंसीडर करोगे, बिजनेस, ठीक है जी। सो ये आपका हो गया सोशल इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल की बात करिए, अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जिनको नहीं क्लियर हुआ कि कैसे सोसाइटी आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देयर आर सर्टन ओकेजन्स लाइक दिवाली, ठीक है, बहुत सारी इन्होंने ओकेजन्स की बात करी है। अब होता क्या है, वो लोग उस ओकेजन में स्वीट्स, क्लोथ्स की ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं, परचेजेस करते हैं। जितनी ज़्यादा परचेजेस ज़्यादा होएगी, इनकम भी आपकी कितनी होएगी, ज़्यादा, ठीक है। दोबारा से बात कर रही हूँ। एग्जाम्पल में इन्होंने ये लिखा है कि सोसाइटी मेरे बिजनेस को बहुत इफेक्ट करती है। अगर सोसाइटी में ये लोग जो ये फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं वो ज़्यादा है, मतलब सोसाइटी इस तरीके की है मेरी कि जो वो सेलिब्रेशन है वो ज़्यादा करती है, सेलिब्रेशन ज़्यादा करेगी, ठीक है, उनकी डिमांड ज़्यादा होएगी, मेरे बिजनेस को इनकम भी क्या होएगी, ज़्यादा। डन। तो इसको जो है प्रॉपरली पढ़ लेना। अब नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट, जहाँ पे हमने वहाँ पे एस्पेक्ट पढ़े थे ना कि बैंक की बात करी है, सेक्टर्स की बात करी है, सेविंग्स की बात करी है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की बात करी है। अब यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर फोकस है, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो फर्स्टली इन्होंने लिखा है सोसाइटी की का जो मेन फोकस है, सोसाइटल फैक्टर जो आप लोगों के आते हैं, यहाँ पे आता है एजुकेशन ऑफ वीमेन, कि लोगों को ज़्यादा पढ़ाओ। नेक्स्ट, इक्वालिटी स्टेटस होना चाहिए, फीमेल फिटिसाइड नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसको अबॉलिश करना चाहिए, या उसकी जो डिमांड है उसको मेंटेन करना चाहिए। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जितनी रिजर्वेशन की डिमांड जो है इंक्रीज करती जाएगी, लोग उतना ज़्यादा आपकी इंस्टीट्यूशन में, आपके बिजनेस में ज़्यादा आएंगे, फ़ायदा होएगा आप लोगों को, ठीक है। सो सोसाइटी इस तरीके से आपको इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद जितनी वो ब्रांडेड गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, आपके बिजनेस को उतना ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस के लिए अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग जिम में जाना या योगा करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी वजह से आपकी डिमांड, आपकी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस को प्रॉफिट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो फ़ायदा है, कम पढ़े लिखे होंगे तो नुकसान है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। तो ये मेरा हो गया सोसाइटी। सोसाइटी मुझे कैसे इफ़ेक्ट करती है। फिर वही चीज़ें कि सोसाइटी के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिख दी हैं। पहले पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ डिस्कस करें। सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, कुछ एस्पेक्ट यहाँ पे भी रह गए हैं, ठीक है। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर कौन से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ठीक है। आप लोग ज़्यादा जो है वो मतलब एज आपकी 50+ है या आपकी एज कम है, आप यंगस्टर्स हो उसमें आते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगी। दूसरी बात, यहाँ पे वो भी आ जाएगा, आप विमेन हो या मैन हो, आपकी अकॉर्डिंगली वो भी चीज़ें प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी। इनकम ज़्यादा है या कम है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स डिमांड भी आपकी ज़्यादा होएगी। लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, उनकी हैबिट क्या है, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादा डिमांड होएगी। तो इस तरीके से आप प्लीज़ एक बार इसको गो थ्रू हो जाना, जौन से भी 3-4 पॉइंट 5 एटलीस्ट आप लोगों को याद रहेंगे वो लिख देना बीच में, ठीक है। सो वो इनोवेशन स्टाइल, कस्टमर्स की बात करिए, सोसाइटी की बात करिए, तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में इसको जल्दी में कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है जी। तो सोसाइटी कंप्लीट है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वो है जिसमें मैं गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर देती हूँ,
ठीक है जी। सो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, जहाँ पे कंट्री की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, वो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट जाके इंटरवीन करेगी। गवर्नमेंट हर बार जीएसटी हर बार बोल रही हूँ, एक बार जैसे जीएसटी लगा दिया, एक बार डीमोनेटाइजेशन कर दिया, ये जो सब हुआ है ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ रहा है, पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट, तो यहाँ से ये चीज़ें थोड़ा इसको रिलेट कर लेना ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें। तो आगे लिखा है एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ कि एग्जाम्पल में इन्होंने चीज़ क्या दी है। एग्जाम्पल में ये लिखते हैं कि जनता गवर्नमेंट जब आई थी 1977 में, तब उन्होंने कोको कोला को शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि बैन कर दिया था कि इंडिया में कोको कोला की किसी भी तरीके की कोई इंडस्ट्री ओपन नहीं होएगी, कोई ट्रेड नहीं होएगा, कोको कोला जो इंडिया में नहीं बिकेगी। फिर हुआ क्या, फिर उसके बाद कहते गवर्नमेंट जो थी वो चेंज होगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए 1991 में। जो आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हो, उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा से आप लोगों को लॉ कर दिया कि आप एक एंट्री कर सकते हो, लाइक अलाउड द एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज टू इंडिया। तो कोको कोला फॉरेन कंपनी है, फिर उनको दोबारा से अलाउ करा गया कि वो इंडिया में आके अपनी गुड्स को बेच सकते हैं। अब इसका मुद्दा क्या था, उन्होंने ये लिखा कि पॉलिटिक्स आपके बिजनेस को देखो कितना इफेक्ट करती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कितना इफेक्ट करता है कि पहले अगर जो आपकी गवर्नमेंट चाहे तो आपके बिजनेस को वहाँ पे एग्जिस्ट करने दे सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको बाहर निकाल भी सकती है। तो इन्होंने यही करा था, 1977 में कोको कोला बैन हो गया था और उसके बाद 1991 से दोबारा से कोको कोला ने इंडिया में एंट्री ले ली थी। तो देखो ये बिजनेस कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट आपका कितना इफेक्ट करता है। ठीक है जी, तो ये जस्ट उन्होंने एक एग्जाम्पल दी थी, आप कोई और भी लिख सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे, सबसे पहले लिखा है इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कौन सा है, प्रियोरिटी ऑफ गवर्नमेंट इन पावर। ठीक है, सबसे पहले तो भी बात ही हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करी थी कि प्रायोरिटी हम देंगे ही कि गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी है। उसके बाद गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। कुछ गवर्नमेंट आती है, मैं कोई पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं लूँगी, जो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा देखते हैं, किसानों को ज़्यादा देखते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सनस के लिए ज़्यादा देखती हैं सरकारें। ठीक है, तो कहते हैं फिर उनका एटीट्यूड डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन है। देखो कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, कोई बिल्कुल बिलो गरीब, या आप बोल दो कि इसको वहाँ से बहुत कम चले जाते हैं। तो कहते हैं वहाँ पे फिर गवर्नमेंट आपका साथ दे रही है नहीं दे रही। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी आती हैं जो सिर्फ इंडस्ट्री वाले लोगों को, बिजनेसमैन को सपोर्ट करती हैं। तो ये आप लोगों ने गवर्नमेंट कुछ ऐसी आती हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। अगर तो गवर्नमेंट आपके फेवर में आई है, बिजनेस, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ के फेवर में आई है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। कई बार गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर के फेवर में आती है कि उनको ज़्यादा सब्सिडीज़ दो, उनको ज़्यादा उनका जो है कर्जा वगैरह माफ़ कर दो। तो कहते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिक्स है वो किसके फेवर में है, तो उनका एटीट्यूड डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट कैसा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो गवर्नमेंट से, आप टैक्स कम पे करना चाहते हैं, आपको इनकम ज़्यादा चाहिए, आप लोगों को जो है चीज़ें, दालें, आटा वगैरह कम रेट पे, मतलब किस तरीके की फैसिलिटी आप चाहते हो, ये भी इफेक्ट करती है। द सिस्टम फॉलोड फॉर इलेक्टिंग द गवर्नमेंट, क्या सिस्टम आप जो है मतलब चूज़ करते हो गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का। ठीक है, जब वोटिंग वगैरह होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या हैं, जैसे अब तो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के विद अदर कंट्रीज़ ड्यू टू मोदी सरकार। सो ये चीज़ें आप लोगों को कहते हैं बिजनेस को, जितने ज़्यादा ये चीज़ें आपके फेवर में होंगी आपके बिजनेस को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। दोबारा से वही चीज़ें मेन कंपोनेंट्स हैं, आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि मेन कंपोनेंट में वही पॉलिटिकल सिस्टम की, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की, ठीक है, बात करी हुई है। वही उन्होंने ये देखो चेक करोगे तो पार्टी सिस्टम की बात करी है, सेक्शंस की बात करी है, फंडिंग की बात करी है, लीडर्स की बात करी है। तो ये चीज़ें अपने आप कर सकते हो। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, जब पढ़ोगे मीनिंग के साथ कंपोनेंट्स प्लस एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखनी है। अगर आप दोबारा से मेन कंपोनेंट लिखना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं लिखना चाहते तो छोड़ भी सकते हो। मतलब जो चीज़ें ऊपर पहले वाले कंपोनेंट में समझ में नहीं आएंगी, आप लोग दूसरी बार उसको कॉपी कर सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। अगर आप ध्यान दो तो नाम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं।
सोसाइटल जो सोशल फैक्टर है, मतलब सोसाइटी की बात करी थी, उनकी डिमांड, प्रेफरेंस, इनकम की बात करी थी। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट की बात करी थी। लीगल और रेगुलेटरी में मैं किसकी बात कर रही हूँ, आपके दिमाग में एक ही वर्ड आना चाहिए, मैं रूल्स की बात कर रही हूँ। अब जब रूल्स की बात कर रही हूँ तो आप लोगों ने लिबरलाइजेशन और यहाँ पे दूसरा कौन सा था हमारा, प्राइवेटाइजेशन की बात ज़रूर करनी है कि इनके भी रूल्स थे, ये बाद में ख़त्म कर दिए गए थे, मतलब सॉरी ये ख़त्म नहीं कर दिए गए थे एक्चुअल में, मतलब कि लिबरलाइजेशन में आपको आज़ादी दे दी गई थी और प्राइवेटाइजेशन में भी आप लोगों को फ्रीडम मिल गई थी कि जो आपका पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो वो भी तो रूल्स थे ना जो आप लोगों ने पहले थे, पर 1991 रिफॉर्म के बाद वो ख़त्म हो गए थे। चलो अगर ये भी समझ में नहीं आया छोड़ दो। तो रेगुलेटरी का मतलब इतना तो समझ में आ गया कि मैं किन की बात कर रही हूँ, रूल्स की। चलो, Generally, legal environment put restraints on the businessman. It may bring opportunities also. ये तो सेम ही है अभी कि आपको इसका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, रेस्ट हम लोग बाद में देखते हैं। आगे, लीगल इन्वायरमेंट इन इंडिया इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। फर्स्ट वन क्या लिखा है, अबॉलिश करना है लाइसेंसिंग सिस्टम में, लाइसेंसिंग सिस्टम को मैंने सबसे पहले एक वर्ड लिखा था, लिबरलाइजेशन। लिबरल का मतलब आज़ादी दे दी गई है, आप कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको आज़ादी है, किसी भी तरीके की कोई भी रोक टोक नहीं है। सो अबॉलिश, ख़त्म कर दिया है लाइसेंसिंग सिस्टम। पहले होता क्या था, आपको कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है ना, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए था, पहले गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी, अप्रूव करेगी, ओनली देन यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। बट राइट नाउ ऐसा कुछ नहीं है, इवन विदाउट अ लाइसेंस, विदाउट गेटिंग लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट आप लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी बात, डी रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। पहले तो कहते हैं डी रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन जो भी थे वो ख़त्म हो गए, डी रेगुलेट हो गए हैं। सो कैपिटल मार्केट में अब फ्रीली आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन आज़ादी दे दी गई है, पहले नहीं था, आप बाहर की कंट्रीज़ जो थी या कंपनीज थी वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, फिर अब क्या कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा तो इस तरीके से कि पैसा आ गया, नुकसान इस तरीके से कि अगर वो अपना इतना पैसा इंडिया में लगाएंगे, अल्टीमेटली हमारी इनकम बाहर ही चली जाएगी ना, या कंट्रोल इंडिया का बहुत उनके हाथ में चला जाएगा। तो दोनों चीज़ें हैं। आगे ना लिखा है, रिस्ट्रिक्टिंग द रोल ऑफ पब्लिक sector allowing the entry of private sector in the fields earlier reserved for public। तो ये तो मैंने बता दिया, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, ये बात किसकी कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। ऊपर उन्होंने लिबरलाइजेशन की बात करी थी, लिबरल आज़ादी दो, कितनी चीज़ों को आज़ादी दे दी, फैक्ट्री को भी दे दी उन्होंने, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को भी दे दी उन्होंने। अब यहाँ पे वो किस चीज़ को कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दो, कहते द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सिर्फ जो जैसे अब देखें रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में है, बैंक जो है वो पब्लिक प्राइवेट दोनों के हाथ में है, ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक प्राइवेट दोनों के हाथ में है। तो अब ये चीज़ क्या है कि जो आप लोगों का रोल है पब्लिक सेक्टर, कुछ ही जो है चीज़ों में पूरा पब्लिक, जैसे आर्म फोर्सेस में मैं लगा लूँ, आर्मी वगैरह में, वो प्रॉपर पब्लिक है, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में है। रेलवे प्रॉपर गवर्नमेंट के हाथ में है, बाकी सेक्टर प्राइवेट के हाथ में दे दिए। ठीक है, तो ये क्या उन्होंने कर दिया, आपको फ़ायदा दे दिया कि पहले सब गवर्नमेंट करेगी, इनकम गवर्नमेंट के पास जाएगी, अब कहते हैं अपना काम खुद भी करो, पैसा खुद कमाओ और लोगों को भी जो है वो फ़ायदा दो, प्राइवेटाइजेशन कर दी उन्होंने। स्टैट्यूटरी अर्निंग, सॉरी एक पॉइंट रह गया, एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो मेरे हिसाब से तो ये इसके साथ ही आप रिलेट कर देना, चाहिए इस पॉइंट को काट भी दो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग प्राइवेटाइजेशन में इस पॉइंट को कंप्लीट कर दोगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है कि आप लोगों ने जो टोबैको प्रोडक्ट्स थे उनके लिए जो वार्निंग्स दे दी, मतलब जैसे आप लोग यूज़ करते हो तो लिखा होता है ना कि ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, नहीं है, उसकी जो एडवर्टीज़मेंट वगैरह, ये उसके लिए। उसके बाद अल्कोहलिक प्रोडक्ट जितने भी हैं आपके ड्रिंक वगैरह हैं, उनके लिए भी आप लोगों ने प्रोहिबिट कर दिया है उनके एडवर्टीज़मेंट को। और लास्ट में पॉल्यूशन लॉज बना दिए हैं, जैसे पहले दिल्ली में ऑड इवन केसेस नहीं चला था कि इवन इस दिन ये वाली जो है गाड़ियाँ चलेंगी और इस दिन ये चलेंगी, तो इस अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोगों ने जो पढ़ना है वो हमारा है, कौन सा इन्वायरमेंट आ रहा है ये, सॉरी, सम एस्पेक्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट में कौन कौन से एस्पेक्ट जो हैं वो कवर हो रहे हैं।
सो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, तो ये जो चीज़ें बात करें ना वो लीगल एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स इसको एक बार खुद रीड आउट कर लेना, किन रूल्स की बात करी है। मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ इन्होंने किन किन चीज़ों की बात करी है, बट डिटेल में अगर आपने ज़्यादा पढ़ना है तो खुद पढ़ सकते हो किसी एक्ट के रिगार्डिंग, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट में क्यों बात करें, क्योंकि आपने ये एक्ट के बारे में सुना हुआ है। अदरवाइज तो कहते हैं लेबर लॉज भी है, कितने घंटे एक लेबर को काम करना चाहिए, कितनी वेजेस एक दिन की उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल लॉ की बात करी है, टैक्सेशन लॉ की बात करी है, फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग में को जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो कौन से रूल्स हैं, तो ये सारे लॉज की बात करी है। कोई लॉ जो आपको याद रहेगा आप कर लेना, इसीलिए मैंने बोला कि ये चीज़ थोड़ी सी ईजी है तो इसको खुद ही आप लोग जो एक बार ट्राई कर लेना, ठीक जी। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं अभी, ये हमारा लीगल इन्वायरमेंट हो गया। चलो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यहाँ पे स्टार्ट होता है। लास्ट है हमारा इन्वायरमेंट, ये सोसाइटी ने इफ़ेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने इफ़ेक्ट कर दिया, रूल्स ने इफ़ेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जो बच गया वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मार्केट में जितनी बार चेंज होएगी आप उतनी बार इफ़ेक्ट होगी उससे, ठीक है। अब अगर मैं मोबाइल कंपनीज़ की, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स की बात करूँ तो कहते हैं उनको बहुत नुकसान होता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, क्योंकि उनकी पुरानी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आउटडेट हो जाती हैं। जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आई, न्यू सॉफ्टवेयर आई, न्यू एप्लीकेशन आई, इसका मतलब पुरानी वाली आउटडेट। आप ये देखते हो कि एक मोबाइल के कितने सारे वर्जन जो है मॉडल्स वो एक साल में निकाल देते हैं, इसका मतलब पुराने वाले तो फिर उनका रेट कम हो जाता है क्योंकि नई वाली ने उसकी जगह ले ली। सो इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन, तो जब भी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वही हो गया ना, इम्प्रूवमेंट होगी, अपडेशन आ गई उनकी, और इनोवेशंस आप लोग जो है देते हो मेथड ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी, मशीनरी के लिए भी। सो वो चीज़ें कहते हैं अगर जितनी ज़्यादा ये चेंजेस एक मार्केट में आएंगे आपको उतना ही ज़्यादा इससे क्या होएगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो ये मैंने एग्जांपल पहले नहीं पढ़ी है, तो ये WTO की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। इंडियन बिजनेस कुड नॉट compete foreign goods since they were using outdated model। ओके, तो कहते हैं कि अगर आप लोग ये जो एग्जांपल दी है कि अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो आप compete नहीं कर सकते। in case you want to compete with other organization then you must have some new innovation creative things, तो only then आप लोग जो है उनके साथ compete कर सकते हो। तो कहते हैं आप कस्टमर भी वही चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे जो उनको ज़्यादा बेनिफिट देंगी। रिसेंट, बहुत अच्छा ये इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट डन करेंगे हम लोग इसको।